नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है गांव की एक साधारण लड़की सरोज की। वह पढ़ाई में ठीक थी, पर आर्थिक स्थिति और सामाजिक सोच के चलते उसकी शिक्षा 8वीं के बाद रुक गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक शिक्षित शहर में काम करने वाले लड़के से कर दी, जो वास्तव में शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। शादी के बाद उसकी असंतुष्टि बढ़ी और वह ऑफिस में काम करने वाली एक शहर की लड़की के करीब आने लगा। अब सवाल यह है, क्या सरोज अपने जीवन की इस कठिनाई से हार जाएगी या अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से आगे बढ़ेगी? तो चलिए प्यारे साथियों, बिना देर किए हम जानते हैं सरोज की उस यात्रा के बारे में, जिसमें रिश्तों की कसक, भावनाओं का संघर्ष और जीवन की सच्चाइयां सामने आएंगी। सरोज एक छोटे से गांव में रहती है। वह सीधी सादी लड़की है। वह पढ़ने में बहुत ही तेज है और आगे पढ़कर जीवन में तरक्की करना चाहती है, लेकिन गांव में 8वीं के आगे स्कूल न होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। इस बात का दुख सरोज के मन में एक कसक बनकर हरदम चुभता ही रहता था। उसने अपने बाबूजी मोहन जी से कहा, बाबूजी, मुझे शहर भेज दो ना, मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूं। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटा, शहर की लड़कियों जैसा नहीं बनना है तुझे। 8वीं तक पढ़ ली ना, अनपढ़ तो नहीं रखा तुझे। बस अब तेरा ब्याह हो जाए तो हमारी चिंता और जिम्मेदारी दोनों खत्म। अपने बाबूजी का यह वाक्य सुनकर सरोज के मन में अग्नि की ऐसी ज्वाला भड़क गई जो बुझ ही नहीं पाई। इस आग की ज्वाला में वह हमेशा जलती रही। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन अपने बाबूजी को मना नहीं पाई। वह जब भी शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद करती, उनका एक ही जवाब होता, सरोज, तुझे कितनी बार समझाया है, मां बाप से दूर रहकर लड़कियां धीरे धीरे मनमानी करने लगती हैं। हमने कितनी ही बार समाचार पत्रों में और टीवी पर उन लड़कियों के बारे में कैसी कैसी खबरें सुन रखी हैं। अरे, सिगरेट शराब तक पीने लगती है। मैं अपनी लड़की को ऐसे दलदल में फंसने नहीं भेज सकता। अपने पिता की इस तरह की दलीलों को सुनकर अब सरोज समझ गई थी कि बाबूजी को मनाना नामुमकिन है। वह धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। गांव में तो लड़की जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, मां बाप को उसके विवाह की फिक्र होने लगती है। सरोज की मां निर्मला जी उसे हमेशा कहती, अरे सरोज, काहे को दुखी रहती है? देख, मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, 5वीं तक ही तो पढ़ी हूं, लेकिन खुश हूं। तेरे बाबूजी कितने अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, हमें और क्या चाहिए? नहीं मां, यह सोच तो एकदम गलत है। पढ़ाई लिखाई के बाद इंसान का व्यक्तित्व ही बदल जाता है, बहुत समझदारी आ जाती है। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। अरे सरोज, अभी तेरा ब्याह हो जाएगा, तब देखना तू ऐसा सब भूल जाएगी। नहीं मां, यह दुख तो मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ ही रहेगा कि मैं पढ़ना चाहती थी पर पढ़ न पाई। खैर छोड़ो मां, इस बात पर बहस करने से क्या होगा। सरोज ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि विवाह तो वह किसी शहर के लड़के से ही करेगी, ताकि उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए उसकी तरह तरसना न पड़े। शहर में एक परिवार था, राजेश और कुसुम का। वे लोग कई वर्ष पहले गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए थे। उनका बेटा नितिन बड़ा ही होनहार और होशियार था। उसकी उम्र भी अब शादी योग्य हो रही थी। राजेश ने एक दिन कुसुम से कहा, कुसुम, अब हमें नितिन का विवाह कर देना चाहिए। क्या बोलती हो? हां, विवाह तो करना ही है, लेकिन मुझे तो बड़ा डर लगता है। अचरज भरी नजरों से कुसुम की तरफ देखते हुए राजेश ने पूछा, यह क्या कह रही हो कुसुम? किस बात का डर लगता है? आजकल की लड़कियां ससुराल आने से पहले ही अलग घर बसाने के ख्वाब अपने साथ दहेज में लेकर आ जाती हैं। अरे तो भाग्यवान, तुम नितिन को आजीवन कुंवारा ही रखोगी क्या? मैंने ऐसा कब कहा? अरे तो फिर ढूंढने दो ना रिश्ता उसके लिए। अपने बेटे नितिन के रिश्ते के लिए कुसुम ने अपने मन में पहले पल रहे डर के कारण राजेश से कहा, नितिन के विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे शहर की नहीं, किसी गांव की बहू चाहिए। यह क्या कह रही हो कुसुम? क्या नितिन मानेगा? उसे मानना ही होगा। हमारे लिए गांव की लड़कियों में आज भी संस्कार देखने को मिलते हैं।
जो शहर से कब के नदारद हो चुके हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा लाडला क्या कहता है। वे दोनों इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी नितिन अपने ऑफिस से वापस घर लौटा। उसके आते ही राजेश और कुसुम दोनों ने ही अपनी बेचैनी पर नियंत्रण रखते हुए विवाह की बात छेड़ दी। कुसुम ने कहा, नितिन, अब तो तेरी उम्र विवाह योग्य हो गई है। हम तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। ठीक है मां, मैंने विवाह के लिए कब मना किया है? राजेश ने कहा, देखो देखो, तेरी मां गांव की लड़की से तेरा रिश्ता करवाना चाहती है। क्या? नहीं मां, नहीं, यह मत करो। नितिन, तुझे दुनियादारी की खबर नहीं है। तुझे शादी विवाह के मामले की कहां कुछ जानकारी है। तू बस सब मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं तेरे लिए बहुत संस्कारी लड़की लाऊंगी जो हमारे घर परिवार को साथ लेकर चलेगी। शहर की लड़कियां तो घर में खाना भी नहीं बनाती हैं, आए दिन बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाती हैं। साथ ही वह क्या कहती हैं? बियर? हां, बियर भी पीती हैं। पर मां, परवर कुछ नहीं। तुझे मेरी कसम, जो किसी भी तरह के नखरे किए तो। अरे मां हूं तेरी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी। आखिर तेरी फिक्र हम दोनों से ज्यादा भला और कौन कर सकता है? ना चाहते हुए भी नितिन आगे कुछ भी ना कह पाया। हमारे गांव या उसके आसपास के गांव में लड़की देखते हैं, इस तरह उन्होंने लड़की ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। उनकी यह तलाश सरोज के आंगन में जाकर रुक गई। राजेश और कुसुम दोनों को ही सरोज का परिवार, उसके माता पिता, सभी भाई, सभी लोग बहुत पसंद आ गए। सरोज यूं तो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर या उससे बातें करने के बाद कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि यह लड़की सिर्फ 8वीं पास है। सरोज के घर में भी सभी को राजेश और कुसुम का स्वभाव काफी अच्छा लगा। लड़के की फोटो भी उन्हें पसंद आई। सरोज के मन ने जो सोच रखा था कि किसी शहर के लड़के से शादी करेगी, तो उसने भी तुरंत मन ही मन में हां कहने का निश्चय कर लिया। जब उसकी मां निर्मला जी ने उससे पूछा, सरोज, लड़का शहर का है, फोटो भी अच्छा लग रहा है, तूने भी देखा है ना फोटो? हां मां, देखा है। तो तू तैयार है? सरोज ने बिना एक पल भी देर लगाए कह दिया, हां मां, आपको पसंद है तो फिर मुझे क्या आपत्ति है। ठीक है। पहले ही रिश्ते के लिए अपनी बेटी की हां सुनकर मोहन जी और निर्मला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। नितिन के माता पिता को भी सरोज और उसका परिवार पसंद आ गया था। वे खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे। नितिन को भी सरोज का फोटो दिखाकर कुसुम जी ने पूछा, कैसी लगी लड़की की तस्वीर? अच्छी है मां। कितनी पढ़ी लिखी है? कुसुम ने झूठ कह दिया, 10वीं तक पढ़ी है। उसके आगे गांव में स्कूल नहीं है। क्या इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी? चुप कर नितिन, हमारे घर में कहां कोई कमी है कि हमें उसे नौकरी करवानी पड़े। मां, बात सिर्फ नौकरी की ही नहीं होती, पढ़ाई से। हां, सब जानती हूं मैं। पढ़ाई पढ़ाई का बिगुल मत बजा, कोई कमी नहीं है उसमें। सुंदर, सुशील और समझदार है। अपने साथ संस्कारों का पिटारा लेकर आएगी। नितिन ने पास बैठे अपने पिता की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो उन्होंने नजर फेर ली। दरअसल उनके घर में कुसुम का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। नितिन को भी झुकना ही पड़ा और यह रिश्ता तय हो गया। अपने सपनों के सुंदर महल में, जहां उसके सपनों की राजकुमारी मॉडर्न कपड़े पहने अंग्रेजी में बातें करती दिखाई देती थी, जिसकी सुंदरता और स्मार्टनेस नितिन को मोह लेती थी, वही सपनों का महल पल पल, तिल तिल टूटता, बिखरता उसे नजर आ रहा था। फिर भी वह गांव में सरोज से मिलने गया। सरोज को देखकर उसके अंदर उसे अपनी सपनों की राजकुमारी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दी, लेकिन हां, सरोज उसे सुंदर जरूर लगी। उसने सरोज से ज्यादा कुछ बात नहीं की, न ही कुछ पूछताछ की। कुसुम जी और राजेश जी भी नितिन के साथ गए थे, तो बस नितिन को लड़की दिखाकर फिर शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया। नितिन अपने सपनों की काल्पनिक राजकुमारी को मन से निकाल नहीं पाया। धीरे धीरे वह शुभ दिन भी आ गया जब सरोज और नितिन विवाह के बंधन में बंध गए। आज उनकी सुहाग रात थी। ऊपर से नीचे तक सजी धजी सरोज सुहाग की सेज पर बैठकर नितिन का इंतजार कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सरोज बहुत खुश थी।
मन में यह चाह लिए थी कि उसका पति नितिन इतना बड़ा पढ़ा लिखा है तो अब उसे भी अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर जरूर मिलेगा। वह सोच रही थी कि थोड़ा समय बीत जाए, तब फिर वह नितिन से इस विषय में बात करेगी। लंबे इंतजार के बाद नितिन कमरे में आया। उसने अपने मन को बहुत समझाया कि अब जो हो गया उसे निभाना तो पड़ेगा ही। उसने कुछ देर सरोज से बात की। उसने पूछा, क्या हुआ सरोज, इस तरह से घूंघट में चेहरा छुपाकर क्यों बैठी हो? ऐसा कहते हुए उसने सरोज का घूंघट उठाते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह के लिए क्या सोचकर हां कहा था? सरोज ने अचरज भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही जानना चाहता हूं कि तुम्हें मुझ में क्या इतना अच्छा लगा। सरोज ने कहा, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। अम्मा, बाबूजी, ज्यादा कुछ सोचा नहीं, यह कैसा जवाब है? जिसके साथ पूरी उम्र गुजारनी है उसके बारे में खुद ने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, तुम 10वीं तक पढ़ी हो ना? यह किसने कहा आपसे? मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन 8वीं के बाद हमारे गांव में स्कूल ही नहीं है। क्या सिर्फ 8वीं पास हो तुम? सरोज घबरा गई और डरते हुए उसने पूछा, क्या आपको यह मालूम नहीं था? नितिन ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह झूठ तो उसकी अपनी मां का कहा हुआ था। उसने सोचा, खैर छोड़ो, 10वीं पास भी होती तो क्या ही हो जाता। सरोज ने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया, जो सच था वही बता दिया। लेकिन वह हैरान जरूर थी कि उसके 10वीं तक पढ़ी होने की बात किसने कही। वह समझ गई कि यदि नितिन को यह पहले से ही मालूम होता तो उसके हाव भाव इस तरह से न बदलते। वह यह भी समझ गई कि नितिन खुश नहीं है। उसे दुखी देखकर सरोज ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे पढ़ाई जरूर करूंगी। सरोज ने अपने आप को संभाला और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, पढ़ लेना, और लाइट बंद कर दी। नितिन और सरोज आज रात तन से तो एक हो गए, लेकिन मन से नितिन उससे जुड़ नहीं पाया। सरोज ने तन के साथ अपना मन भी उस पर कुर्बान कर दिया, लेकिन एक हाथ से ताली कभी नहीं बज पाती। सरोज के जीवन में तनाव ने स्थान ले लिया। उसके सास ससुर तो उससे बहुत खुश थे। जैसी संस्कारी बहू वह चाहते थे वैसी ही बहू उन्हें मिली थी। लेकिन नितिन जैसी पत्नी चाहता था वैसी पत्नी उसे न मिल पाई। नितिन का व्यवहार जैसा एक पत्नी के साथ होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके व्यवहार में प्यार कम और औपचारिकता ज्यादा थी। सरोज की पढ़ाई में जो बाधा आई थी उसी बाधा ने उसके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर दिया। अब तो पढ़ाई न कर पाने का उसका दुख और भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी सरोज सोचती कि वह प्यार की डोर से एक ना एक दिन नितिन को अपनी बाहों के झूले में अवश्य झुलाएगी। इस तरह वह बेचारी हमेशा नितिन की जी हुजूरी में ही लगी रहती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नितिन का दिल और अधिक भटक रहा था। उसे अब भी उस राजकुमारी की तलाश थी जिसे वह सपनों में देखा करता था। इन्हीं दिनों उसके ऑफिस में एक नई पोस्टिंग हुई। इस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की आई थी जिसका नाम था कशिश। आज ऑफिस में कशिश का पहला दिन था। उसका टेबल नितिन के बाजू में ही था। वह जैसे ही ऑफिस आई, नितिन उसे देखते ही अनजाने में सीधे उठकर खड़ा हो गया, मानो उसका बॉस आ रहा हो। कशिश ने ब्लैक कलर की खूबसूरत मीडी पहनी हुई थी। कंधे पर पर्स लटक रहा था। कलाई पर सुंदर सी घड़ी बंधी थी। सुंदर सुनहरे बाल खुले थे और पंखे की हवा से उड़ भी रहे थे। नितिन उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वह जिसे खोज रहा है वही उसके सामने खड़ी है। वह यही तो है, उसके सपनों की शहजादी। बस अब मैं इसे सोचते हुए ही उसे सरोज की याद आ गई। परंतु सरोज, वह तो जबरदस्ती मुझ पर थोपी गई है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह पापा मम्मी की जिम्मेदारी है जो उसे जबरदस्ती ले आए। वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ कशिश के पास पहुंचा और कहा, वेलकम इन आवर ऑफिस। उसने भी हाथ मिलाते हुए कहा, ओ थैंक यू वेरी मच। इस तरह दोनों में औपचारिक बातें शुरू हो गई। नितिन के दिल में तो वह पहली नजर में ही समा गई थी। धीरे धीरे 15 से 20 दिन बीत गए। एक दिन नितिन ने कशिश से आग्रह करते हुए कहा, कशिश चलो आज हम साथ में लंच करते हैं।
कशिश ने खुश होते हुए कहा, हां चलते हैं, मुझे भी अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता। उस दिन से वह लगभग हर रोज ही साथ में लंच करने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी, जिसे ऑफिस में सब नोटिस कर रहे थे, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत जिंदगी थी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। कशिश और नितिन के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर कुछ लोगों ने कशिश के कानों तक यह बात पहुंचा ही दी कि नितिन शादीशुदा है। नितिन के विषय में यह जानने के बाद भी कशिश के लिए उसके बढ़े हुए कदमों को रोकना अब आसान नहीं था। अब तक वह नितिन को अपने दिल में जगह दे चुकी थी। कशिश यह सच नितिन के मुंह से सुनना चाहती थी। कैंटीन में चाय पीते समय एक दिन उसने नितिन से पूछा, नितिन, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? हां, हो चुका है, लेकिन जबरदस्ती, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता। आखिर क्यों नितिन? क्योंकि वह सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी है। मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। कशिश यह सुनकर हैरान थी कि एक 8वीं पास लड़की से मां बाप ने कैसे और क्यों नितिन का विवाह कर दिया। उसने नितिन से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कशिश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। उधर सरोज बेचारी नितिन को अपना बनाने की हर कोशिश कर रही थी। बाहर क्या चल रहा है यह तो वह नहीं जानती थी, पर इतने दिनों में नितिन के मन के अंदर क्या चल रहा है वह जान चुकी थी। उसे पता था कि नितिन उसे पसंद नहीं करता है। उसका मुख्य कारण उसकी 8वीं तक की पढ़ाई और उसका सादगी भरा व्यक्तित्व था। सरोज को सास ससुर का भरपूर साथ और प्यार मिल रहा था। जिसका उसे चाहिए था उसका तो कहीं और भटक गया था। वह हर रोज उस प्यार को नितिन में ढूंढती, लेकिन उसे बेरुखी ही मिलती। अब तो जब से कशिश उसके जीवन में आई है, तब से नितिन की बेरुखी इतनी बढ़ गई है कि उसके मां बाबूजी तक भी इसकी हवा लगने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, किंतु नितिन का मन नहीं बदला। एक दिन तो उसने गुस्से में अपनी मां से कह दिया, तुम्हें ही बड़ा शौक था ना गांव की लड़की लाने का, मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती। नितिन! कुसुम जोर से गुस्से में चिल्लाई। राजेश जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने नितिन के पास आकर कहा, नितिन, तू पागल हो चुका है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? सरोज तेरी पत्नी है, 7 फेरे लिए हैं तूने उसके साथ। हां, लिए हैं 7 फेरे, पर वह आप लोगों की जिद के कारण। धीरे बोल, सरोज सुन लेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। सुन लेने दो बाबूजी। अच्छा है, सुन ले, कम से कम मेरा पीछा तो छूटे। वैसे भी मैं तलाक के कागज भेजने ही वाला हूं। इतना सुनते ही राजेश जी का हाथ उठकर नितिन के गाल से जा लगा। कमरे के अंदर से यह सब सुनकर सरोज बदहवास सी हो गई थी, लेकिन उस थप्पड़ की आवाज से वह भी बाहर आ गई। साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, रहने दो बाबूजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। काश मुझे पहले ही इन्होंने बता दिया होता कि मैं इन्हें पसंद नहीं हूं, तो मैं हरगिज इनके जीवन में नहीं आती। हां नितिन, तुम्हें तलाक के कागज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो, जिससे प्यार करते हो उसके पास जा सकते हो। राजेश जी और कुसुम जी आश्चर्यचकित होकर एक साथ बोले, प्यार? हां बाबूजी, ये किसी से प्यार करते हैं, मैं जानती हूं। मुझे इनके पास से किसी और के बदन की। चुप हो जा बेटा, इसके आगे हम न सुन पाएंगे। सरोज अपने दिल की बात कहकर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। नितिन भी गुस्सा होते हुए बाहर निकलकर सीधे कशिश के पास चला गया। कशिश अपने कमरे में अकेली ही रहती थी, इसीलिए वह आराम से बेफिक्र होकर समय गुजारती थी। आज नितिन को देखकर उसके चेहरे के भाव से कशिश को भी लग गया कि वह घर से झगड़ा करके आया है। उसने पूछा, क्या हुआ नितिन? नितिन ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और रोने लगा। कशिश ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो भी हुआ है मुझे बताओ नितिन, हम मिलकर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। नितिन ने कहा, आज घर में सबसे झगड़ा करके आया हूं। सबसे? क्या तुम्हारी पत्नी से भी? हां, आज उसे पता चल गया कि मैं उसे तलाक देने वाला हूं। क्या बोली फिर वह? तुम आजाद हो, वही घिसा पिटा डायलॉग।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे नितिन? हम तो शादी करेंगे कशिश, चाहे अब जो भी हो जाए। आज पूरी रात नितिन कशिश की बाहों में ही था। दूसरे दिन अचानक नितिन को ऑफिस के काम से लगभग 15 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाने का आदेश आ गया। नितिन अपने टूर पर जाने से पहले कशिश से मिलने उसके घर गया और कहा, कशिश बस मुझे वापस आ जाने दो। मेरे आते ही हम मंदिर में विवाह कर लेंगे। जब हम प्यार करते हैं तो फिर डर किस बात का? बिना विवाह के साथ रहने से अच्छा है कि डंके की चोट पर शादी करके जीवन साथी बनकर रहें, ताकि कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके। ठीक है नितिन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस तुम जल्दी से वापस आ जाना। मैं तब तक हमारी शादी का जोड़ा बनवा कर रखूंगी। तुम्हें मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है ना? बस उसी कलर का लहंगा बनवाऊंगी। तुम वहीं से कुछ अपनी पसंद का ले आना, ताकि हमें और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। कशिश, इतनी जल्दी है तुम्हें भी? बहुत प्यार करती हो ना मुझे? हां, करती हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही से करती हो। आई लव यू नितिन। आई लव यू टू कशिश। कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और 15 दिनों के लिए नितिन उससे दूर चला गया। उधर कशिश के मम्मी पापा को कशिश के विषय में यह पता चल चुका था कि वह किसी से प्यार करती है। यह मालूम पड़ते ही उसकी मम्मी ने कहा, अमरपाल चलो चलकर हम उससे बात करते हैं। अरे दीपाली, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? ये क्या कह रहे हो आप? आजकल लड़कियां ऐसे ही साथ में रहने लगती हैं। मुझे वह सब नहीं पसंद। कैसी बात कर रही हो दीपाली? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? विश्वास है अमरपाल, लेकिन इस उम्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कभी कभी पांव बहक ही जाते हैं। ऐसा कुछ भी हो, उससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। मुझे डर लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। हां दीपाली, तुम ठीक कह रही हो। हम चलकर उससे बात करते हैं। सब कुछ ठीक लगा तो वहीं सगाई कर देंगे। फिर डरने की कोई बात नहीं है। हां ठीक है, चलो चलते हैं। कशिश के पापा मम्मी उससे मिलने घर से निकल पड़े। वह घर से यह सोचकर निकले थे कि उससे बात करके तुरंत ही रिश्ता पक्का कर देंगे। उसके घर पहुंचने में उन्हें काफी रात हो गई। जैसे ही दीपाली ने डोरबेल बजाई, कशिश नींद से उठी। इस वक्त कौन होगा? सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। अचानक अपने मम्मी पापा को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाह, इतना अच्छा सरप्राइज। दीपाली ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आ गए। रात काफी हो गई थी। कुछ देर बात करके वह सो गए। दूसरे दिन सुबह बातों ही बातों में दीपाली जी ने पूछा, कशिश तू किसी से प्यार करती है ना? मम्मी, आपसे किसने कहा? किसने कहा? छोड़, ये बता, ये सच है या नहीं? सच है मम्मी, मैं अपने ऑफिस के एक लड़के से प्यार करती हूं। अमरपाल, उसके पापा मम्मी को मालूम है? नहीं पापा। फिर कैसे तय होगा सब? खैर चलो, लड़के और उसके मम्मी पापा से मिलवा दो। हम ही बात करके सब फाइनल करके तुम्हारी सगाई कर देते हैं। तुम्हारी मां की दिन रात की चिंता तो खत्म हो जाएगी। नहीं पापा, अभी नहीं। अभी नहीं क्यों? वह अभी आउट ऑफ इंडिया गया है। तो क्या हुआ, उसके पापा मम्मी से तो मिलने? नहीं पापा, नहीं पापा। आखिर क्यों ऐसा? पापा, दरअसल वह शादीशुदा है। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अमरपाल जी और दीपाली जी उठकर खड़े हो गए। यह क्या कह रही है कशिश? तू पागल हो चुकी है? किसी लड़की का घर तोड़ने का, उसका जीवन बर्बाद करने का ख्याल भी तेरे मन में कैसे आया? यह तो पाप है, पाप। पर मम्मा, वह उसे तलाक तेरी वजह से दे रहा है, क्योंकि उसे तू पसंद आ गई है। नहीं मम्मा, मेरी वजह से नहीं। वह उसे पहले से ही पसंद नहीं करता था। फिर उसने शादी क्यों की? उसके मम्मी पापा की जिद के कारण। तो अब तुझसे शादी करके वह अपने मम्मी पापा से भी दूर हो जाएगा। क्या कर रही हो कशिश? यहां हमसे दूर आकर हमने तुम्हें कभी इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज नहीं बनाया। पर पापा, वह 8वीं तक ही पढ़ी है, इसीलिए। चुप हो जा कशिश, हम तुझे किसी लड़की का जीवन बर्बाद कभी नहीं करने देंगे। तू क्या अब खलनायिका बनना चाहती है? और वह भी असली जीवन में?
उस लड़के से शादी करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। यदि उसे उस लड़की से शादी नहीं करनी थी तो डटकर उसी समय उन हालातों का सामना करता और इनकार कर देता। वह लड़का मुझे कतई पसंद नहीं है कशिश, उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दे। तू रास्ता भटक गई है बेटा, और हम तुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों किसी की बद्दुआएं लेना चाहती है? यह बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी बेटा। लौट आ अपने कदमों को मोड़कर। अरे दीपाली, हम जिस लड़के से कशिश की शादी की बात कर रहे थे उसका फोटो है ना तुम्हारे मोबाइल में? हां, मैं डिलीट करने का सोच रही थी, फिर सोचा पहले यहां आकर सब देख लें, यदि यहां सब ठीक लगा तब डिलीट कर दूंगी। अच्छा हुआ जो तुमने ऐसा सोचकर डिलीट नहीं किया। लाओ उस लड़के की फोटो दिखाओ इसे। लेकिन पापा, कशिश बिल्कुल चुप रही। यदि तुम्हारा निर्णय सही होता, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा चुनाव सही होता तो हम कभी मना नहीं करते, यह तुम भी जानती हो। लेकिन यह बेहुदा रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। चलो हमारे साथ, नहीं करना है यहां नौकरी। कशिश अपने पापा मम्मी के ठोस इरादे और सच्ची बातों के आगे एक भी शब्द ना बोल सकी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर कशिश को यह एहसास हो गया कि वह गलती कर रही है। तब उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। कशिश की इस तरह की बातें सुनकर दीपाली ने उस लड़के का फोटो दिखाते हुए कहा, कशिश, हम इस लड़के के साथ तेरी शादी की बात कर ही रहे थे कि हमें तेरे बारे में यह। खैर, लड़का बहुत हैंडसम है, बड़ी अच्छी नौकरी करता है, अकेला रहता है, माता पिता गांव में है, 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तू बहुत खुश रहेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। जब हम मिलने गए थे तब उसके माता पिता भी आए हुए थे। तेरा फोटो उन लोगों को पसंद है, उनकी तरफ से तो हां जैसा ही है। उस लड़के की मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है, ताकि मां कम से कम बहू को देख ले। बिटिया, मना मत करना। तभी उसके पापा ने कहा, कशिश, तूने फोटो देखा? तुझे लड़का कैसा लगा? हां पापा, ठीक है। अगले ही दिन कशिश को उस लड़के सौरभ से मिलाया गया। सौरभ को देखकर कशिश ने पहले सोचा इसे सच बता दूं, लेकिन फिर अपने मम्मी पापा के विषय में सोचकर वह शांत रही। सौरभ ने ही बात शुरू करते हुए पूछा, कहां जॉब कर रही हैं आप? जी, मैं आईटी में हूं। और आप? मैं इंजीनियर हूं। दोनों के बीच कुछ देर बातें होती रहीं। फिर सौरभ ने उससे सीधे पूछ लिया, क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? पहले आप बताइए, कशिश ने कहा। मुझे तो मना करने का कोई कारण नजर ही नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से तो हां है। कशिश को उसके मम्मी पापा की बोली बातों की पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी कि वह तो खलनायिका जैसा काम कर रही है और वह कभी भी खलनायिका नहीं बनना चाहती थी। किसी लड़के की जिंदगी बिगाड़ने का उसे कोई हक नहीं है। यह सोचते ही उसने कहा, मुझे भी मना करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। दोनों ने अपनी अपनी रजामंदी से इस रिश्ते पर हां की मोहर लगा दी। घर वालों को जब यह बात मालूम हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सौरभ के घर विवाह की जल्दी इसीलिए थी कि उसकी मां निर्मला जी बीमार रहने लगी थी, लेकिन अमरपाल जी और कुसुम जी को जल्दी ही इसलिए थी कि वह चाहते थे उस लड़के के आने से पहले यह विवाह हो जाना चाहिए। कशिश ने अपने फोन का सिम ही बदल दिया ताकि नितिन उसे फोन ना कर सके। वह जानती थी कि उसकी शादी की बात सुनकर नितिन भड़क जाएगा और तुरंत सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा। दोनों परिवारों की रजामंदी से 10 दिन के अंदर ही शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कशिश ने जो लाल रंग का जोड़ा अपने लिए सिलने डाला था वह तैयार हो चुका था। कशिश बहुत खुश नहीं थी, लेकिन ज्यादा दुखी भी नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था। उधर नितिन बहुत परेशान था। वह कशिश को फोन लगाता तो उसका फोन स्विच ऑफ ही आता। बार बार फोन स्विच ऑफ आने से कई तरह के नकारात्मक विचारों ने उसके दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर दी। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? वह इसी उधेड़बुन में था। कशिश के बारे में पता लगाने के लिए नितिन ने ऑफिस में फोन लगाकर अपने दोस्त से पूछा, सोहन, तुझे पता है कशिश कहां है? वह फोन ही नहीं उठा रही है यार, क्या बात है, क्या हुआ है?
अरे नितिन, उसके मम्मी पापा आए थे, शायद उन्हें तुम दोनों के विषय में मालूम पड़ गया है, इसीलिए वह उसे अपने साथ वापस ले गए हैं। यह सुनकर नितिन ने गहरी ठंडी सांस ली। वह सोच रहा था शायद उन्होंने ही उसका फोन ले लिया होगा। कोई बात नहीं, वहां जाकर उसके मम्मी पापा से भी बात कर लूंगा और उन्हें भी मना लूंगा। कशिश की शादी पक्की होने की तो कानो कान किसी को खबर नहीं थी। उधर राजेश जी और कुसुम जी ने सरोज को समझाया, इस तरह से हार नहीं मानते बेटा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, मुझे थोड़े दिनों के लिए यहां से कहीं दूर जाना है। मेरा मन इस समय बहुत दुखी है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूं जो मुझे प्यार ही नहीं करता, जो मुझे उस पर जबरदस्ती थोपा गया बोझ समझता है। राजेश जी और कुसुम जी उसकी इन दलीलों का कोई जवाब नहीं दे पाए। सरोज कुछ दिनों को कहकर वहां से जाने लगी। जाते समय उसने कुसुम जी से कहा, मां, मेरे अम्मा बाबूजी को अभी कुछ भी मत बताना। यदि उनका फोन आएगा तब तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन यदि अभी रक्षाबंधन पर वे मुझे घर बुलाने के लिए पूछें तो झूठ कह देना कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। मेरा यह दुख मेरे मां बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद सरोज कुछ दिनों के लिए अपनी एक सहेली के घर चली गई। इसी बीच सरोज की मां निर्मला जी का फोन कुसुम जी के पास आया। हेलो कुसुम जी। हां बोलो निर्मला जी, एक खुशखबरी है। क्या है बताइए। हमारे बेटा सौरभ का विवाह तय हो गया है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए जल्दी मुहूर्त निकाला है। लड़की वाले भी तैयार हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। हां तो आप लोग कब आ रहे हैं? अरे निर्मला जी, यहां सरोज प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। हम लोगों का आना मुश्किल है। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सरोज का ध्यान रख रही हूं। अच्छा, जरा उससे बात करा दीजिए। निर्मला जी, अभी वह सो रही है, उठेगी तब बात कराती हूं। उधर सौरभ और कशिश के जीवन विवाह का दिन नजदीक आ गया। निर्मला जी ने सरोज को फोन लगाया तो सरोज ने कहा, मां चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, पर सफर करके वहां नहीं आ पाऊंगी। बाद में उन दोनों को मुझसे मिलने यहां भेज देना। ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। सरोज को अपने भाई के विवाह में न पहुंच पाने का बहुत दुख था, किंतु इस समय उसका दुख उसे कहीं भी चैन से रहने नहीं दे रहा था। उधर कशिश और सौरभ का विवाह संपन्न हो गया। कशिश अब खुश थी। उसे सौरभ में वह सब कुछ मिल रहा था जो एक अच्छे जीवन साथी में होना चाहिए। सौरभ के अम्मा बाबूजी विवाह के एक हफ्ते बाद अपने गांव लौट गए। सौरभ के विवाह के बाद सरोज भी अपने भाई और भाभी से मिलना चाह रही थी। वह केवल सभी मेहमानों और अपने माता पिता के गांव वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि सब लोग अपने अपने घर लौट चुके हैं, वह तुरंत ही सौरभ से मिलने उसके घर आ गई। सौरभ ने सरोज को देखते ही उसे गले से लगाते हुए कहा, जी, तुम्हारे बिना मेरी शादी तो हो गई, लेकिन रौनक ना आ पाई। सरोज ने उसके माथे का चुम्बन लेते हुए कहा, क्या करूं सौरभ, हालात ही ऐसे हो गए थे, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक होते ही आ गई ना तुझसे मिलने। जीजा जी नहीं आए, वह किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। चल तेरी पत्नी से तो मिला। सौरभ ने आवाज लगाई। कशिश भी आकर सरोज से मिली। सरोज ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। कशिश ने कहा, जी आप भी तो कितनी प्यारी हैं। सौरभ जितनी तारीफ करते हैं उससे कहीं ज्यादा। अब तक नितिन अपने दौरे से वापस लौट चुका था। आते ही उसे पता चला कि कशिश की तो शादी हो चुकी है और वह इस समय लखनऊ में है। यह खबर सुनते ही नितिन का दिलो दिमाग उसके काबू से बाहर हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह सब कैसे हो गया? यह जानने के लिए वह कशिश से मिलना चाह रहा था और इसीलिए वह तुरंत ही लखनऊ आ गया। लखनऊ आकर वह सीधे कशिश के घर पहुंच गया और बैल बजाई। उस समय सौरभ अपने ऑफिस गया था और सरोज घर में सो रही थी। बैल बजते ही कशिश ने दरवाजा खोला। नितिन को देखते ही उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। मोबाइल उठाकर हैरान होते हुए उसने नितिन की तरफ देखा।
आवेश में आकर नितिन ने सीधे कशिश के गाल पर एक तमाचा रसीद करते हुए कहा, धोखेबाज है तू। शोर की आवाज सुनकर सरोज ड्राइंग रूम में आने लगी। आते आते जब वह आवाज उसके कानों से टकराई तो उसके कदम वहीं रुक गए। अरे, यह तो नितिन की आवाज है। वह दूसरे कमरे से चुपचाप खड़ी होकर सुनने लगी। धोखेबाज है तू, यह तो सरोज ने सुन ही लिया था। उसने धीरे से झांक कर देखा तो सामने उसका पति नितिन खड़ा नजर आया। सरोज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी कशिश ने कहा, यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से, मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? वादा तो तूने मुझे किया था, फिर ये क्या? चुप हो जाओ नितिन, मैं गलती कर रही थी। तुम्हारी पत्नी का जीवन बर्बाद करके मैं कहां सुख से रह सकती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास मेरे मम्मी पापा ने करवा दिया है। जाओ नितिन, कोई सुन लेगा, चले जाओ यहां से। कहते हुए कशिश ने उसे धक्का दे दिया। मैं अभी भी तैयार हूं कशिश, चलो मेरे साथ। कशिश ने कहा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नितिन, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जाते जाते नितिन ने कहा, कैसे भूलेगी कशिश? तू वह रातें जो तूने मेरे साथ बिताई है, तू भी तो धोखा ही दे रही है ना। जा रहा हूं मैं, पर तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। नितिन तो उल्टे पांव अपना दुख अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन सरोज को ऐसा झटका लगा कि उसके पति की प्रेमिका उसके भाई की पत्नी बन चुकी है। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। कशिश ने दरवाजा बंद किया और देखा कि आसपास सरोज दीदी तो नहीं है। सरोज उसे आसपास कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने सोचा, इसका मतलब उन्होंने उसकी और नितिन की बातें नहीं सुनी। यह सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में चली गई। सरोज सोच रही थी, हे भगवान, यह कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है तू? अब क्या करूं? सौरभ को सब बता दूं? नहीं नहीं, अब तो उसकी शादी हो चुकी है और सौरभ कितना खुश है। मेरे साथ जो हुआ वह हुआ, लेकिन सौरभ के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। नितिन और कशिश की बातें सुनकर उसे इतना विश्वास तो हो ही गया था कि कशिश विवाह के बाद उसके भाई के प्रति वफादार रहेगी। बस भगवान करे वह अपने भूतकाल को वर्तमान और भविष्य पर हावी ना होने दे। तभी सरोज के कानों में कशिश की आवाज सुनाई दी, सरोज जी, आप जाग रही हो क्या? मैं अंदर आ जाऊं? हां हां कशिश, आओ ना। कशिश के अंदर आते ही सरोज ने उसकी तरफ जब ध्यान से देखा तो उसे उसमें वह स्त्री दिखाई देने लगी जिसके कारण उसका घर टूट रहा है और जिसका पति उससे अलग हो चुका है। दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला। कशिश को देखकर उसे यह भी लग गया कि नितिन को ऐसी मॉडर्न लड़की चाहिए थी, फैशनेबल और इंग्लिश बोलने वाली। आज फिर उसे अपनी पढ़ाई ना कर पाने का दुख सताने लगा। तभी कशिश ने पूछा, जीजी, आज हम डिनर के लिए कहीं बाहर चले? नहीं कशिश, तुम और सौरभ चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं जीजी, जाएंगे तो सब, वरना कोई नहीं। अच्छा जीजी, आज मैं अपने हाथों का बना खाना आपको खिलाऊंगी। ठीक है कशिश, हम मिलकर बना लेंगे। कशिश के कमरे से बाहर जाते ही सरोज ने सोचा, मैं कशिश को दोष क्यों दे रही हूं? उसने तो गलती का एहसास होते ही अपना रास्ता बदल दिया और शादी भी कर ली। गलती तो नितिन की है, जिसे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। तभी तो कशिश से कह रहा था, मैं अभी भी तैयार हूं, चलो मेरे साथ। कम से कम कशिश वैसी नहीं है। 2-3 दिन कशिश और सौरभ के साथ रहकर सरोज अपने मम्मी पापा के पास गांव आ गई। यहां आने के बाद उसे पता चला कि वह तो सच में प्रेग्नेंट है। उसने अपनी सासू मां कुसुम जी से तो बस यूं ही कह दिया था कि उसकी मां का फोन आए तो ऐसा कह देना कि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। यहां आने के बाद उसकी मां निर्मला जी ने कहा, सरोज, अब तुम आराम करना, डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। हां मेरी मां, मैं तो आराम कर लूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है। कितनी पतली हो रही हो, हमारी देखरेख के लिए हम किसी को रख लेते हैं। हां ठीक है बेटा, अब मुझसे भी ज्यादा काम करते नहीं बनता, थक जाती हूं। अरे तुझे कशिश कैसी लगी? बहुत अच्छी है मां, सुंदर भी है, स्वभाव से भी अच्छी है, उसका चेहरा भी हमेशा खुश दिखाई देता है।
सरोज ने अपनी मां को तो ऐसा कह दिया, परंतु उसके मन से यह डर नहीं जा रहा था कि यह राज यदि किसी को पता चल गया तब क्या होगा। निर्मला जी ने फिर सवाल किया, दामाद जी क्यों नहीं गए तेरे साथ सौरभ के घर उनसे मिलने? उन्होंने तो अभी तक सौरभ का घर भी नहीं देखा है। कैसे आते मां, वह टूर पर गए थे और सौरभ अभी अभी तो शिफ्ट हुआ है। घर भी देख लेंगे और मिल भी लेंगे। बातें करते हुए दोनों मां बेटी नींद की आगोश में चली गईं। अपनी बेटी सरोज के घर आने से उसके पापा मोहन जी भी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें सरोज का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। सुबह निर्मला जी के उठने पर मोहन जी ने अपनी बेचैनी उसे बताते हुए कहा, निर्मला, तुम्हें नहीं लगता सरोज मुरझाई सी उदास लग रही है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो सकती है। शुरू शुरू में मतलब? अरे तुम नाना बनने वाले हो। अच्छा, अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उधर कशिश और सौरभ दोनों बहुत प्यार से जी रहे थे। एक दूसरे का साथ उन्हें बहुत पसंद था और दोनों बहुत खुश भी थे। इस खुशी पर उस दिन अल्प विराम लग गया जब कशिश की माहवारी की तारीख निकल गई, जो कि हर माह एकदम समय पर आ जाती थी। कशिश तनाव में थी। यह क्या हो गया? अभी तो विवाह को 2 हफ्ते ही हुए हैं। अब वह क्या करे, किससे कहे? नहीं नहीं, यह तो वह किसी से भी नहीं कह सकती। इसी तनाव और उधेड़बन में समय निकलता जा रहा था। उसने सोचा, यहां उसकी एक सहेली है, उसकी मदद लेकर किसी डॉक्टर के पास चली जाती हूं। और फिर अब वह इन ख्यालों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सौरभ अपने हाथ में हनीमून के लिए 2 टिकट लेकर खड़ा था। वह मॉरिशस में उनके हनीमून के लिए होटल वगैरह सब बुक कर चुका था। यह हनीमून कशिश के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। कशिश के हाथ में टिकट देते हुए सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, कशिश, चलने की तैयारी कर लो। तुम सोच रही होगी कैसा पति मिला है। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं ले गया, लेकिन ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने थे, बस इसीलिए देर हो गई। कशिश यूं तो इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाती, लेकिन इस समय वह तनाव उससे उसकी सारी हंसी खुशी छीन रहा था। फिर भी उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुशी दिखाते हुए कहा, थैंक यू सौरभ। अब कशिश के पास हनीमून पर ना जाने का कोई बहाना, कोई कारण नहीं था। डॉक्टर के पास जाने का ख्याल तो बस ख्याल बनकर ही रह गया। अगले दिन वह दोनों अपने हनीमून के लिए निकल गए। अब तक कशिश की प्रेगनेंसी को लगभग 1.5 महीना हो चुका था और शादी को 1 महीना। हनीमून पर भी वह तनावयुक्त ही रह रही थी। एक दिन सौरभ ने पूछा, क्या हुआ कशिश, कोई परेशानी है? पता नहीं सौरभ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सौरभ अपने प्यार से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनका हनीमून भी हो गया। वह जिस दिन अपने घर लौटे उसी दिन निर्मला जी का फोन आया। सौरभ बेटा, अब तुम और कशिश दोनों कुछ दिनों के लिए यहां गांव आ जाओ। यहां मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सरोज भी कुछ दिनों के लिए आई है और नितिन ने तो अभी तक कशिश बहू रानी को देखा ही नहीं है। मैं उसे भी बुला रही हूं। ठीक है मां, हम कल ही पहुंच जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना। मां, एक बात पूछनी थी। जीजी यहां आई थी तो काफी उदास लग रही थी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक तो है ना? अरे हां सौरभ, सब ठीक है। तू मामा बनने वाला है। वाह मां, यह तो बहुत खुशी की बात है। बस हम दोनों भी कल तक पहुंच जाएंगे। जीजू भी आ जाएंगे। सब इकट्ठे होंगे तो बहुत मजा आएगा। कशिश भी जीजू से मिल लेगी। सरोज अपने भाई सौरभ की उत्साह से भरी यह सारी बातें अपनी मां के पास बैठे हुए सुन रही थी। वह मौन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। इस समय उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वह इन संकटकालीन बादलों को किस तरह से साफ करे। वह सोच रही थी, बहुत ही विकट परिस्थिति मुंह बाएं खड़ी है। जब सौरभ और कशिश यहां एक दूसरे को देखेंगे तब उन्हें असलियत का पता चलेगा। उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि तकदीर ने हमारे परिवार के साथ कैसा अजीब खेल खेला है। उसने इस समय सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसके पास इस सब को रोकने का कोई तरीका, कोई उपाय नहीं था। उधर कशिश भी तनावयुक्त थी।
गांव जाने के लिए मना करना तो उसके बस में नहीं था। क्या कारण बताती वह न जाने का? यह सोचकर उसने चुपचाप उसके कपड़े सूटकेस में भर लिए। उसने भी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। सौरभ के बाद निर्मला जी ने नितिन को फोन लगाया। घंटी बजते ही नितिन ने देखा सासू मां का फोन है। उसने 2-3 पल सोचने के बाद फोन उठा लिया। हेलो मां, कैसी है आपकी तबीयत? बेटा, तबीयत तो अब अच्छी नहीं रहती, इसीलिए चाह रही थी कि एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तुमने तो अभी हमारी बहू रानी को देखा भी नहीं है। आ जाओ ना, कल एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा है। नितिन ने जैसे ही अपनी मम्मी की तरफ देखा, उन्होंने इशारा कर दिया। हां, बोल दे, तुझे जाना ही चाहिए। नितिन भी उन्हें मना नहीं कर पाया और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए उसने कहा, हां, मैं आ जाऊंगा। बेटा, सरोज भी यहीं पास में बैठी है, लो बात कर लो। कहते हुए निर्मला जी ने सरोज को फोन पकड़ा दिया। सरोज शांत थी। उधर से नितिन ने ही पहल करते हुए पूछा, कैसी हो सरोज? सरोज की आंखें भर आईं, गला सूखने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, मां, क्या कहा यहां आने के बारे में? सरोज जानना चाह रही थी कि वह आ रहा है या नहीं। नितिन ने कहा, मां को कैसे मना कर सकता हूं, आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, बाबूजी बुला रहे हैं, मैं रखती हूं। हां ठीक है। दूसरे दिन पहले कशिश और सौरभ की कार आई। कशिश पहली बार गांव अपने सास ससुर के घर आई थी। सरोज और निर्मला जी ने पहले से ही गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर रखी थीं। बहुत शानदार तरीके से कशिश का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद कशिश ने अपने सास ससुर के पैर छुए और सरोज के गले लगकर पूछा, जीजी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं कशिश। वे सब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज उठने लगी तो कशिश ने कहा, जी आप बैठिए ना, मैं खोलती हूं। कहते हुए वह दरवाजा खोलने चली गई। कशिश ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें बर्फ की तरह वहां पर जम गईं। दरवाजे के बाहर तो नितिन था। कशिश हैरान, नितिन परेशान। यह कैसे संभव है? नितिन बुदबुदाया। कशिश ने पूछा, यहां क्यों आए हो? तुम्हें किसी ने यहां का पता दिया? मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। नितिन आगे कुछ भी बोले, उसके पहले हालात की गंभीरता को समझते हुए सरोज ने कहा, आइए। सरोज के आइए कहने से कशिश चौंक गई और मुड़कर सामने की तरफ देखने लगी। तब तक निर्मला जी भी वहां आ गई। आते आते उन्होंने कहा, आओ दामाद जी, बस आपका ही इंतजार था। सौरभ ने आकर नितिन के पांव छूते हुए पूछा, जीजू कैसे हो आप? आपको शादी में हम सब ने बहुत मिस किया। नितिन ने सौरभ को शादी की बधाई देते हुए गले से लगा लिया। नितिन सरोज जी के पति हैं। यह पता चलते ही कशिश को तो मानो सांप सूंघ गया। यह क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने? अब क्या होगा? यह एक गंभीर प्रश्न था। वह उसकी ननंद का ही घर है। वह सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो उसने अपने मम्मी पापा की बात मानकर अपने कदम पीछे खींच ली। तब तक मोहन जी भी वहां आकर बैठ गए। उन्हें देखते ही नितिन ने उनके पांव छूते हुए पूछा, कैसे हो बाबूजी? मैं ठीक हूं बेटा। तुम्हारी बड़ी कमी लगी शादी में? हां बाबूजी, आ ना पाया, काश आ गया होता। ऐसा उन्होंने कशिश की तरफ देखते हुए कहा। तभी निर्मला जी ने कहा, अरे कशिश, पांव छुओ, तुम्हारे जीजा हैं। नितिन यह देखो। सौरभ की पत्नी कशिश ने उसकी ओर पांव छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, नितिन ने कहा, नहीं नहीं, यह सब नहीं करो। कशिश और नितिन की आंखें एक दूसरे से मिलकर नीचे झुक गईं। दोनों को यह बहुत ही जोर का झटका था जो बहुत ही जोर से लगा था। कशिश को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो रही थी। खैर, सब अपने अपने काम में लग गए। नितिन और सौरभ एक साथ बैठे बात कर रहे थे। कशिश और नितिन को लग रहा था कि यह राज केवल उन दोनों तक ही सीमित है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सरोज तो सब कुछ जानती है। अगले दिन के कार्यक्रम होने के बाद नितिन वापस जाने वाला था। मौका मिलते ही उसने कशिश से कहा, कशिश यह क्या हो गया है? अनजाने में हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। देखो, हम दोनों के सिवा कोई और कुछ भी नहीं जानता। मुझे लगता है इस राज को हमेशा के लिए हमें अपने सीने में दफन कर लेना है। हमारे बीच जो भी था उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन इन हालातों को जानने के बाद
मेरे जीवन की डायरी का वह पन्ना फाड़ कर जला रहा हूं ताकि इसकी आंच हमारे परिवार पर न पड़े। काश हम यह जानते तो ऐसा कभी भी नहीं होने देते। तुम्हारी छवि को आज मैं मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा हूं। तुम तो पहले ही मिटा चुकी हो, यह मैं जानता हूं। कल मैं चला जाऊंगा। जीजी को अपने साथ? कशिश ने पूछा। किस मुख से कहूं उसे? उसका तो मैंने इतना तिरस्कार कर दिया है कि माफी मांगने के लायक भी नहीं बचा हूं। इसके बाद दूसरे दिन नितिन सबसे मिलकर जाने लगा। जाते समय उसने सरोज की तरफ देखा, लेकिन सरोज ने अपनी आंखों के पलक के पर्दे से ढक लिया। निर्मला जी ने कहा, नितिन बेटा, सरोज को तो मैं डिलीवरी के बाद ही वापस भेजूंगी। यह सब सुनते ही नितिन के कदम रुक गए। आंखें सरोज की तरफ देखने लगी। इन आंखों में उम्मीद थी कि शायद सरोज उसकी आंखों की प्यास बुझाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरोज नीचे जमीन की तरफ देखती रही। तब नितिन उसके पास आया और कहा, मुझे बताया तक नहीं तुमने। सरोज कुछ कहती, उससे पहले निर्मला जी उसके पास आकर खड़ी हो गईं और कहा, नितिन, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। यहां उसे भरपूर आराम मिलेगा। ठीक है मां, कहते हुए नितिन निकल गया। सरोज के गर्भवती होने की खबर उसे इस तरह से मिलेगी, यह वह सोच भी नहीं सकता था। जाते समय वह रास्ते में सोच रहा था कि मम्मी को मालूम था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं बताया। इस तरह के विचारों के साथ वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आपने बताया क्यों नहीं कि सरोज प्रेग्नेंट है? अरे, तो मुझे भी कहां मालूम था। वह तो कल उसका फोन आया तब पता चला। लेकिन निर्मला मां तो कह रही थी कि आपने कहा है, डॉक्टर ने कहा है सरोज को आराम। अरे नहीं नितिन, वह तो झूठ था। तब सरोज को भी नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। तेरी वजह से उदास होकर वह अपने भाई की शादी तक में न जा पाई। वह बहुत तनाव में थी, इसीलिए उसी ने मुझसे झूठ कहलवा दिया था। तेरा व्यवहार उसके साथ कितना खराब है, इसीलिए वह चली गई। जाते समय वह मुझसे कह रही थी, मां, मुझे लगता है ये किसी से प्यार करते हैं। वैसे भी मैं तो इन्हें शुरू से ही पसंद नहीं हूं, तो मां, कर लेने दो इन्हें उनके मन की। मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि यह खुश रहे। अब तू बता कौन है वह, और अब तेरा क्या इरादा है? कोई नहीं है मां, देख ले, सोच ले नितिन। सही गलत का मापदंड तो हर इंसान के पास होता है, बस कौन उसके साथ न्याय करता है यह उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तुझे भी जो सही लगे वही कर। यह उम्र नहीं है तुझे समझाने की। जितना समझा सकती थी पहले सब कर चुकी हूं। नितिन चुपचाप था। तनावग्रस्त जीवन में अपने पाप को उसने खुद ही तो ढाला था, वरना क्या कमी थी सरोज में? उधर कशिश को इस समस्या का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सोच रही थी, यहां उल्टी वगैरह किसी भी लक्षण से यदि जीजी और मां को पता चल गया तब क्या होगा? उसने बहुत सोचने के बाद सरोज को बताना सही समझा। इतने समय में उसने जाना था कि सरोज जीजी काफी सुलझी हुई और समझदार हैं। उसे उन्हें सब कुछ सही सही और सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अनजाने में ही हो गया है। वैसे भी ज्यादा लोगों को पता चले उससे अच्छा है कि जीजी से सलाह ले लेनी चाहिए। वह रात को सरोज के कमरे में गई और जाकर पूछा, जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। क्या मैं अभी बात कर सकती हूं? अरे हां कशिश, आ जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आओ बैठो मेरे पास। हां बोलो, क्या बात करनी चाहती हो? जीजी इतना बोलकर वह आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सरोज दंग थी। वह समझ रही थी कि कशिश शायद उसके और नितिन के विषय में सच बताना चाह रही है, लेकिन क्यों? वह चाहे तो चुप रहकर यह बात छुपा सकती है। तब तक फिर कशिश ने कहा, जीजी। कशिश, जो बोलना है बोलो, डरो नहीं। मैं तुम्हारी ननंद हूं, और ननंद तो हमेशा बहन जैसी होती है। तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही हो। कशिश जो बात बताना चाह रही थी वह बताने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, और बात शुरू करने से पहले उसके होंठ भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसे बताना तो था ही। तब उसने कहा, जीजी, आपको बहुत शांति और धैर्य से मेरी बात सुननी होगी। प्लीज जीजी, आप नाराज मत होना।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जीजी अनजाने में, मैंने जानबूझकर वह गलती नहीं की। मैं बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई हूं, वहां से बाहर कैसे निकलूं? मुझे उसका कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अब आप ही कोई रास्ता निकालो। कशिश, रात गई और बात गई, भूल जाओ उस बात को। कशिश ने चौंकते हुए पूछा, जीजी किस बात को? कशिश, जिस दिन नितिन तुम्हारे साथ झगड़ा करने वहां आया था, मैंने तो उसी दिन सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ जान भी लिया था, पर तीर तो कमान से छूट चुका था। कशिश, तुम मेरे भाई सौरभ की पत्नी बन चुकी थी, और मैं यह भी जान गई थी कि यह सब भाग्य का खेल है, क्योंकि यह सब तो तुम भी नहीं चाहती थी और नितिन भी नहीं। रहा सवाल मेरा, तो इसमें तुमसे ज्यादा गलती नितिन की है। तुमने तो सही समय पर अपने पांव पीछे खींच लिए, लेकिन नितिन तो। इतना कहकर वह चुप हो गई। सरोज के मुंह से यह सुनकर कशिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच रही थी, जीजी को तभी से सब कुछ पता है, उसके बाद भी उनका व्यवहार मेरे साथ कितना अच्छा है। गर्भावस्था के इस समय में भी वह कितने कठिन हालातों से गुजर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन जीजी समस्या तो अभी और भी है। कशिश, ये राज तो राज ही रहेगा, तुम डरो नहीं। ये राज तब राज रहता जीजी अगर मैं, अगर तुम। क्या कशिश, बताओ कशिश, क्या बात है? जीजी, मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या क्या ये क्या कह रही हो कशिश? हां जीजी। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल रहा है हमारे परिवार को। नितिन जानता है? नहीं जीजी, उसे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी कहां पता था, वरना मैं शादी ही नहीं करती। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। कहते हुए कशिश की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने फिर कहा, जी आई एम सॉरी। सरोज का दिल यह सुनकर टूट रहा था, लेकिन अब मामला पूरे परिवार की इज्जत के साथ ही साथ सौरभ की खुशियों का भी था। इस बात से सौरभ और नितिन के बीच नफरत भी हो सकती थी। सरोज ने अपने आंसू पोंछकर कशिश को चुप कराते हुए कहा, रो मत कशिश। कशिश सरोज के गले से लिपट गई। फिर उसने पूछा, जीजी अब क्या करें? कशिश, अब हमारा एक ही सहारा है, और वह है मां। मां? यह क्या कह रही हो जीजी? हां कशिश, सिर्फ मां ही है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे बताएं? मैं बताऊंगी, तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सौरभ को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, और हां, सौरभ को यह उदास चेहरा और आंसू मत दिखाना। थैंक यू जीजी, आप बहुत अच्छी हैं। जाते जाते उसने फिर कहा, जीजी मुझे माफ कर देना, यह सब अनजाने में हो गया है। कशिश के जाने के बाद सरोज अपने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदल रही थी। आज तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। यदि कुछ था तो बस बेचैनी थी। एक बहुत बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही थी, और इस समस्या की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। रात के लगभग 2 बजे वह उठी और अपनी मां के कमरे में जाकर उसने धीरे से आवाज लगाई, मां। निर्मला जी ने एक ही आवाज में आंखें खोल दी, और पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला, सरोज ने उनका मुंह बंद करते हुए इशारा करके उन्हें अकेले में आने को कहा। निर्मला जी भौचक्की सी उठी और फिर वह सरोज के साथ उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ सरोज, इतनी रात गए इस तरह मुझे चोरी छिपे यहां क्यों बुलाया? अरे मां, बात ही कुछ ऐसी है, आप पहले आराम से बैठो। ऐसा कहते हुए सरोज ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पर बिठाया। फिर सरोज ने कहा, मां, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? पहले प्रॉमिस करो, नाराज नहीं होगी, शांति से समझोगी बात को। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह मत सोचना, क्योंकि यह हमारे भाग्य में था। कहते हुए सरोज ने सारा किस्सा और सारे हालात से निर्मला जी को रूबरू करा दिया। अपनी बेटी का दर्द, अपनी बहू का इस सबसे अनजान होना, नितिन की बेवफाई और सौरभ की खुशी, इस पूरी सच्चाई को सुनकर उसके इन सारे पहलुओं को निर्मला जी समझ गई। वह शांत थी। बिल्कुल गंभीर होकर उन्होंने सब सुन लिया और फिर चुपचाप खड़ी होकर वापस अपने कमरे में जाने लगी। सरोज ने आवाज लगाते हुए कहा, मां। तब उन्होंने जाते जाते अपना एक हाथ ऊंचा कर दिया, मानो कह रही हो, बस अभी कुछ मत पूछना।
सरोज भी समझ रही थी कि यह कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। मां को जोर का सदमा लगा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी मां में बहुत हिम्मत और बहुत सारी समझदारी भरी है। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। उधर कशिश की आंखों में भी नींद कहां थी। वह जानती थी कि आज रात को मां को भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगले दिन सुबह निर्मला जी उठीं और सबके लिए चाय बनाने रसोई में गईं। तभी कशिश भी उठकर आई और कहा, मां, मैं बनाती हूं चाय। कहते हुए उसने निर्मला जी की तरफ डरते हुए देखा। निर्मला जी की आंखों में इस समय न क्रोध दिख रहा था, न ही डर। उन्होंने प्यार से कशिश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, बनाओ, घबराना नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना। इन शब्दों को सुनकर कशिश की बेचैनी को थोड़ा सा चैन मिला। उसे लगा मां नाराज नहीं है। तभी सरोज भी उठकर वहां आ गई। उसने निर्मला जी की तरफ देखा। वह एकदम शांत लग रही थी। उसने कहा, मां, निर्मला जी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। दोनों ने एक साथ कहा, ठीक है मां। नहा धोकर तीनों तैयार हो गए। सौरभ और मोहन जी को चाय नाश्ता देकर निर्मला जी ने कहा, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तब मोहन जी ने कहा, अरे वाह निर्मला, क्या बात है, आज सुबह सुबह मंदिर जा रही हो। हां, मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटी और बहू दोनों को लेकर मंदिर जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। निर्मला जी अपनी बेटी और बहू के साथ मंदिर जाने के लिए निकली। रास्ते में तीनों एकदम शांत थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मौन व्रत ले रखा हो। कोई किसी से न कुछ पूछ रहा था, न पूछने की हिम्मत थी। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी उन्हें रास्ता लंबा लग रहा था। मंदिर पहुंचते ही वहां दर्शन करके निर्मला जी ने एक झाड़ की तरफ चलने का इशारा किया, जहां उनके सिवाय और कोई भी नहीं था। तीनों वहां जाकर झाड़ के नीचे बैठ गए। तब निर्मला जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती। जो हुआ अनजाने में ही सही, पर बहुत गलत और बहुत ही बुरा हुआ है। गलती कशिश की भले ही अनजाने में ही हो, लेकिन गलती तो हुई है। जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया, यह सच है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार नितिन है, लेकिन आज मेरी बेटी के गर्भ में उसका बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाए, उस बच्चे को उसके पिता का प्यार न मिल पाए। कशिश के गर्भ में भी नितिन का ही बच्चा है। कशिश ने यह सुनते ही सर नीचे कर लिया। निर्मला जी ने कहा, मैं सौरभ और कशिश का घर भी तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कशिश ने जिस ईमानदारी से सही समय पर यह सब हमें बता दिया, उसके लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वह चाहती तो गर्भपात भी करवा सकती थी और हमें यह कभी पता भी नहीं चलता। जो हो चुका है वह मिट नहीं सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता, लेकिन हां, बिना किसी को पता चले इसका निवारण अवश्य ही किया जा सकता है। सरोज ने पूछा, कैसे मां? निर्मला जी बोली, कशिश, सौरभ को जाने दो ना, तुम यहीं रुक जाना। ठीक है मां, पर मैं उससे क्या कहूं? तुम कुछ नहीं कहना, मैं कहूंगी। मां, फिर आगे क्या? वह भी पता चल जाएगा तुम्हें। अब घर चलो। शाम को सौरभ ने कहा, कशिश, चलो पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलना है। अरे सौरभ, मैं कुछ दिन बहू को हमारे साथ रखना चाहती हूं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और पता नहीं फिर कभी साथ रहने को मिले ना मिले, या मैं उससे पहले ही। अरे मां, ऐसा मत कहो, आपकी बहू है, रखो ना उसे जितने दिन मन करे। ठीक है सौरभ, थैंक यू। सौरभ चला गया। निर्मला जी के पास एक दिन नितिन का फोन आया। उसने पूछा, मां, मैं सरोज को लेने कब आऊं? नितिन का यह सवाल निर्मला जी को बहुत अच्छा लगा कि चलो, कम से कम नितिन ने अपना अहंकार छोड़कर फोन तो किया। उन्होंने कहा, नितिन, सरोज अभी भी सफर नहीं कर सकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। अब तो वह तुम्हारे बच्चे को लेकर ही वहां आ पाएगी। नितिन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मां। कुछ दिनों के बाद निर्मला जी ने सौरभ को फोन करके कहा, सौरभ, एक गुड न्यूज है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम बाप बनने वाले हो। उन्होंने कहा, कशिश मां बनने वाली है। यहां डॉक्टर को दिखा दिया है, उसे आराम करने की सख्त सलाह दी है। इसीलिए अभी तो कशिश को मैं वहां नहीं भेजूंगी। तुम जब मन करे यहां आकर मिल लेना। सौरभ की खुशी का ठिकाना न था। उसने कहा,
वाह मां, मैं पापा बनने वाला हूं। यह सुनते ही निर्मला जी ने फोन काट दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। बीच बीच में नितिन भी सरोज को फोन करने लगा। वह हर बार उससे कहता, सरोज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भटक गया था, लेकिन वापस सही रास्ते पर आना चाहता हूं। क्या तुम इजाजत दोगी? बात अब धीरे धीरे सुधर रही थी। नितिन को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन जिंदगी की सच्चाई किसी कोरे कागज पर लिखी कहानी नहीं होती कि पसंद नहीं आई तो रबर से मिटा दो। जो घट गया वह मिटाया नहीं जा सकता, यहां तक कि वह तो पूरी तरह भुलाया भी नहीं जा सकता। जीवन में कभी न कभी भूतकाल आंखों में आकर झांक ही लेता है। नितिन अब सरोज को वापस लाना चाहता था, लेकिन अभी तो उसे लंबा इंतजार करना था। सौरभ बीच बीच में कशिश से मिलने आ जाता। निर्मला जी ने कशिश की, मम्मी को भी बता दिया कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, तो कशिश वहीं उनके पास रहेगी। कशिश अपनी सास और सरोज के व्यवहार से बहुत खुश थी, साथ ही हैरान थी कि कैसे उन दोनों ने उसे माफ कर दिया और उसकी यहां कितनी अच्छी देखभाल भी हो रही है। सरोज और कशिश दोनों के मन में दुख दुखी जरूर थी कि मां क्या करने वाली है। देखते देखते 7 महीने बीत गए। अब धीरे धीरे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। अब निर्मला ने अपने पूरे परिवार को एक बार फिर अपने पास बुलाया। सौरभ और नितिन भी आ गए। उन्होंने सभी को बुलाकर बिठाया और कहा, कल मेरी मां का फोन आया था, उन्होंने हमें वहां उनके गांव बुलाया है। वह चाहती हैं कि सरोज और कशिश की डिलीवरी वहीं पर हो। वह कह रही थी कि यह उनकी अंतिम इच्छा है। मोहन जी ने कहा, नहीं नहीं। इसके आगे निर्मला जी ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, अब तो वहां भी सारे आधुनिक साधन और अच्छे अच्छे अस्पताल हैं। सबसे बड़ी बात कि सरोज के मामा की बेटी मालती, मेरी भतीजी, बहुत ही बड़ी और अच्छी गायनेक है और वह वहीं रहती है मेरी मां के साथ। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मोहन जी चुप। सौरभ और नितिन भी शांत थे। सबने निर्मला जी की बात पर अपनी अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। दूसरे ही दिन निर्मला जी अपनी बेटी और बहू को लेकर गांव पहुंच गई। वहां उन्होंने अपनी भतीजी को अपना राजदार बना लिया। उन्हें उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। अब जब डिलीवरी का समय नजदीक आया, तब निर्मला जी ने कशिश और सरोज को अपने पास बुलाकर कुछ ऐसी बात कही, ऐसा उपाय सुझाया जो था तो बहुत मुश्किल, लेकिन परिवार और उन सबके भले का एक ही रास्ता था। कशिश ने भी निर्मला जी की बातों की गहराई को समझते हुए बड़े ही भारी मन से हां कह दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यही सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता है। कुछ ही दिनों में सरोज और कशिश को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पहले सरोज की डिलीवरी हुई और उसने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसके 2 दिनों के बाद कशिश की भी डिलीवरी हो गई और उसने भी एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ये दोनों डिलीवरी लता ने अपने अस्पताल पर ही की थी, ताकि किसी और को कुछ भी पता न चल सके। दोनों बच्चों को जब एक साथ बिस्तर पर लिटाया तो वे सब देखकर हैरान हो गए कि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, मानो किसी एक को आईने के सामने लिटा दिया गया हो। निर्मला जी ने आज अपने घर पर फोन लगाया और मोहन जी से कहा, सरोज को जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों ही लड़के हैं। और कशिश, इतना कहकर वह चुप हो गई। क्या कह रही हो निर्मला, खुलकर कहो, कशिश को क्या हुआ? उसने जिस बच्ची को जन्म दिया वह क्या? निर्मला, वह होने के वक्त ही यह दुनिया छोड़ गई। मोहन जी के हाथों से फोन छूट गया। उसके बाद निर्मला जी ने सौरभ और नितिन को बारी बारी से फोन करके बताया। सौरभ ने अपनी मां से पूछा, मां क्या था, बेटा या बेटी? बेटी थी सौरभ, लेकिन बहुत कमजोर थी। यहां बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा, बच्ची को बचा पाना असंभव है क्योंकि वह हद से ज्यादा कमजोर हुई है। सौरभ की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने कहा, मां पहले क्यों नहीं बताया? सौरभ, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बेटा। मैं कशिश को संभालने में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे बताऊं। उसने कहा, मां मैं मिलने आ रहा हूं कशिश से। ठीक है सौरभ, आ जाओ। सौरभ और नितिन दोनों ही गांव पहुंचे।
नितिन अपने जुड़वा बच्चों को देखकर बहुत खुश था, लेकिन सौरभ और कशिश की बच्ची के लिए बहुत दुखी भी था। उसने निर्मला जी से पूछा, मां, यदि शहर में रहते तो पहले ही सोनोग्राफी से मालूम हो जाता कि 2 बच्चे हैं। हां, बिल्कुल पता चल जाता, मुझे भी पता था, पर सरोज ने तब मना किया था तुम्हें बताने के लिए। तुमसे नाराज थी ना, शायद अभी भी है। जाओ उसके पास। नितिन सरोज के पास गया और सौरभ कशिश के पास। अपने बच्चों को देखकर खुश होते हुए नितिन ने सरोज से कहा, माफ कर दिया ना तुमने मुझे? सरोज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उधर सौरभ ने प्यार से कशिश को अपनी बाहों में समेटकर कहा, कशिश, रो मत, हमारे भाग्य में नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तुम दुखी मत हो, भगवान चाहेंगे तो फिर से तुम्हारी गोद भर जाएगी। कशिश की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकून भी, क्योंकि उसका बच्चा वहीं उसकी आंखों के सामने, उन्हीं के परिवार में, सबके बीच था। वह सोच रही थी, अबॉर्शन करके यदि वह उसे खत्म कर देती तो वह हत्या के पाप के बोझ से कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाती। लेकिन मां के कारण आज सब कुछ ठीक हो गया है। मां ने तो सौरभ की नजरों में गिरने से उसे बचा लिया, उसका जीवन बर्बाद होने से भी बचा लिया और उसके बच्चे को भी बचा लिया। सौरभ आज भले ही दुखी हो रहा है, पर वह जल्दी ही उसे वह खुशी देगी जो उसे चाहिए। वह सौरभ की बाहों में बहुत खुश थे। सरोज की गोद में 2 बच्चे थे। नितिन के बार बार माफी मांगने से सरोज ने उसे माफ कर दिया। उसकी मां भी तो यही चाहती थी ना। सरोज ने अपने भाई की खुशी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ताउम्र निभाने के लिए कमर कस ली। अपनी मां के इस निर्णय को स्वीकार करके उसने अपने भाई सौरभ और कशिश के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। इस कर्म युद्ध में उसकी मां की बनाई रणनीति काम कर गई और रिश्तों की मर्यादा भी बच गई। प्यारे साथियों, जीवन में कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर खड़े कर देते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उस समय बुद्धिमानी, धैर्य और त्याग ही वह रोशनी है जो पूरे परिवार को अंधेरे से निकालकर एक नई सुबह दिखाती है। निर्मला जी और सरोज ने अपने व्यक्तिगत दुख दर्द और आहत भावनाओं को किनारे रखकर परिवार और रिश्तों को बचाने का जो साहसिक निर्णय लिया, वही असली मानवता और मातृत्व की पहचान है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब स्त्री दृढ़ संकल्प ले ले तो वह टूटे हुए घर को भी जोड़ सकती है। सौरभ और कशिश का दुख जरूर बड़ा था, लेकिन कशिश ने यह समझ लिया कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वहीं नितिन ने भी अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए सरोज से क्षमा मांगकर यह सीख लिया कि भटकाव चाहे जितना भी गहरा हो, सही राह पर लौट आने में ही सच्ची जीत है। इस पूरे प्रसंग ने यह शिक्षा दी कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और विश्वास से भी बनते हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। एक मां का त्याग और एक बहन का धैर्य पूरे परिवार को बिखरने से बचा सकता है। अंततः क्षमा और त्याग से ही परिवार की नींव मजबूत होती है, और यही हर रिश्ते का सबसे बड़ा सत्य है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।